Today we will discuss about the cytoskeleton. जिस तरह से आपको मालूम है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सिस्टम है पूरा ऑर्गन्स का, जिसमें कुछ बहुत ही सॉफ्ट किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, और उन सारे टिश्यूज़ ने अपना अपना काम करना होता है। इन टिश्यूज़ को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और ये सपोर्ट जो है ये उसको स्केलेटन हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। और इसी स्केलेटन की वजह से बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं बॉडी के जो कि प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्केलेटन है तो ही कोई वर्टिब्रेट उसकी वजह से मूव कर सकता है, अगर स्केलेटन ना हो तो ये मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी इसी तरह का मिलता जुलता एक सिस्टम है, एक किस्म का स्केलेटल सिस्टम है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसका काम काफ़ी हद तक स्केलेटन से मिलता जुलता है, and it is actually sort of skeleton for the cell. So what we call it is a cytoskeleton. साइटोस्केलेटन के तीन अहम स्ट्रक्चर हैं, तीन तरह के जो इसको मिलके बनाते हैं। इनको हम तफसील से देखेंगे। एक तो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये सब ही सेल में मौजूद होते हैं, कमोबेश तकरीबन सारे सेल्स में अक्सर ये मौजूद होते हैं, और इनका जो काम है वो इंटरएक्टिव है। यानी ये सारे टाइप के जो फिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। इन सभी साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स में जो प्रोटीन है, एक्चुअली प्रोटीन का सब यूनिट एक पॉलीमर बनाता है, और इनके दरमियान, इन पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन के दरमियान नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स को आपस में जोड़े रखते हैं। और इसके जो साइटोस्केलेटन की असेंबली और डिसअसेंबली एक कॉन्टीन्यूटी के साथ सेल के अंदर होती रहती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जो सेल ने परफॉर्म करने हैं, और इन सारे के सारे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करना मकसूद होता है। सो साइटोस्केलेटन के डिफरेंट फिलामेंट्स आपस में असेंबल और डिसअसेंबल होते रहते हैं, और इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे से बहुत डिस्टिंक्ट हैं। वी विल गो इनटू द डेप्थ कि किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेलुलर फंक्शंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो होते हैं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो प्रोटीन्स हैं जो मिलके इसको बनाती हैं वो प्रोटीन के सब यूनिट, ट्यूबुलिन प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं जो मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कमोबेश तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका अगर हम देखना चाहें कि किन किन स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ये प्रेजेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। जब सेल के अंदर डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है, तो वहाँ स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह से सीलिया और फ्लैजेला में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का आउटर डाया तकरीबन 25 नैनोमीटर होता है, और इसकी वॉल की थिकनेस तकरीबन 4 नैनोमीटर होती है, और ये पूरे ही सेल की लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर मौजूद होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की जो वॉल है ये बनी होगी ग्लोबुलर प्रोटीन से। अब ये प्रोटीन जो अरेंजमेंट करती है वो इस तरह से होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल रोज़ की सूरत में मौजूद होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल रोज़ हैं इस ग्लोबुलर प्रोटीन के, इन्हें हम प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। ये प्रोटोफिलामेंट्स पैरेलल अलाइनमेंट में जुड़े होते हैं एक लॉन्ग एक्सिस के साथ, और इस तरह से इनके जुड़ने की वजह से एक ट्यूब्यूल फॉर्म होती है जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और इन प्रोटोफिलामेंट्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो नॉन कोवेलेंट टाइप की होती है, और इस बॉन्डिंग की वजह से ये प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़े होंगे और एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे होंगे।
माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। हम क्रॉस सेक्शनली इन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इनका जो पैटर्न है इसके अंदर जुड़ने का वो सर्कुलर किस्म का पैटर्न है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है जिसके अंदर ट्यूबुलिन दो तरह का हमें नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा टाइप के ट्यूबुलिन यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये इनकी लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है जिसकी जो कि प्रोटोफिलामेंट्स हैं, आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ के जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी यूँ सर्कुलर इसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो हमें क्रॉस सेक्शन में ये नज़र आता है कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से अल्टीमेटली माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। हर प्रोटोफिलामेंट के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका वो दो तरह का हो सकता है। जो ट्यूबुलिन सब यूनिट है दैट कैन आदर बी ऑफ अल्फ़ा टाइप और इट कैन बी ऑफ बीटा टाइप। सो अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन मिलके ये डायमेरिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं जिससे कि प्रोटोफिलामेंट्स बनते हैं। जो ग्लोबुलर ट्यूबुलिन के सब यूनिट्स हैं इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ फिट इन हो सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये टोटल जो हमने बात की थी कि टोटल माइक्रोट्यूबुलिन का डाया जो है वो 25 नैनोमीटर है और जो अल्फ़ा सब यूनिट है और बीटा सब यूनिट है ये आपको बिल्कुल यहाँ पे इस डायमर में ट्यूबुलिन के डायमर में ये सेपरेटली कलर करके दिखाया गया है कि ये अल्फ़ा और बीटा के जो यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं और इस तरह से इनके आपस में लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट की वजह से ये प्रोटोफिलामेंट बनता है। और अगर हम देखें कि एक जो सब यूनिट है ये तकरीबन 4 नैनोमीटर का होता है। सो एक अल्फ़ा और एक बीटा जब आपस में होगा तो ये तकरीबन 8 नैनोमीटर इसका डाया हो जाएगा। चूँकि हर असेंबली यूनिट के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन आइडेंटिकल हैं। सो हमारा जो एक डायमर है वो बेसिकली हेटेरोडायमर है क्योंकि उसके दोनों यूनिट्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं हैं, वो नॉन आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। और जो प्रोटोफिलामेंट अल्टीमेटली बन रहा है वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक इस तरह से है कि एक एंड पे अल्फ़ा ट्यूबुलिन यूनिट होगा माइक्रोट्यूब्यूल के और दूसरे एंड पे बीटा ट्यूबुलिन होगा और जो माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटोफिलामेंट्स होंगे उन सब की सेम ही पोलैरिटी होगी क्योंकि वो इन्हीं 2 टाइप के यूनिट्स से ही मिलके बने हुए हैं अल्फ़ा और बीटा के साथ। सो जो हमारा टोटल अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका एक एंड जो है उसको हम प्लस एंड कहते हैं और जो प्लस एंड होता है उस पे बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट की रो मौजूद होती है, जबकि जो इसका अपोजिट एंड होता है उसको हम माइनस एंड बोलते हैं और माइनस एंड पे अल्फ़ा ट्यूबुलिन सब यूनिट्स की रो मौजूद होती है। तो जो स्ट्रक्चरल पोलैरिटी है माइक्रोट्यूब्यूल्स की ये बिला वजह नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ग्रोथ के डिफरेंट किस्म के अगर हम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और इसके अलावा बाकी के मूवमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जब हम उन्हें स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मैकेनिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही हैं और उसमें ये पोलैरिटी स्ट्रक्चरल पोलैरिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। दूसरी तरह के इम्पॉर्टेंट साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स कह रहे हैं। ये कदरे सॉलिड होते हैं और थिनर स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि एक ब्रांचिंग नेटवर्क बन जाता है डिफरेंट प्रोटीन्स का। सेल्स के अंदर काफ़ी हद तक मोटिलिटी देखी जाती है अक्सर सेल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके अंदर आप देखें कि न्यूरल क्रेस्ट के जो सेल्स हैं वर्टिब्रेट्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर वो सिर्फ नर्वस सिस्टम तक महदूद नहीं रहते बल्कि वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो के अंदर जाके अपनी अपनी प्लेस जो है उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके बाद
वो डिफरेंट किस्म के सेल्स के अंदर डेवलप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन के सेल्स बना सकते हैं, टीथ के सेल्स बना सकते हैं, इसी तरह से कार्टिलेज बनाते हैं। अब ये सब सेल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और ये न्यूरल क्रस्ट के सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक जगह पे महदूद नहीं रहते, बल्कि उन्होंने ये सारे सेल्स बनाने होते हैं डेवलप होने के बाद। सो वो वहाँ से मूव करते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, एक्चुअली वो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो सिर्फ किसी एक हिस्से तक महदूद नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट किस्म के बॉडी टिश्यूज़ तक जाते हैं, और वहाँ पे आने वाला कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो वो उसको कैप्चर करते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो सेल्स की और डिफरेंट टिश्यूज़ की टूट फूट का जो प्रोसीजर है वो होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेब्री है वो भी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब अगर डेब्री बॉडी के अंदर मौजूद रहे और वो डिपॉज़िट होता जाए तो और उसे जो है बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो यकीनन ज़्यादा अरसा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सो जितना डेब्रिस बनता है उसको डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि वहाँ पे पहुँचते हैं और उसको इनगल्फ करते हैं, और अल्टीमेटली उससे जो है ना बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो डेब्री है उससे अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बॉडी इज़ एक्चुअली गेटिंग रिड ऑफ दैट डेब्रिस विच इज़ बीइंग मेड इन द बॉडी। अब एक तो हमने ये देखा कि कुछ सेल्स मूव करते हैं, दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पार्ट्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि वहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं उनके एपिथेलियल सेल्स के एजेस पे। अब अगर एक वूंड है, कहीं पे वूंड बन जाता है तो उसके अंदर जो प्रोजेक्शन है इसकी एपिथेलियल सेल की, अल्टीमेटली दैट विल पुल द शीट ऑफ सेल्स ताकि उस एरिए पे आके जहाँ के वूंड है या स्किन रिमूव हो गई है, ज़ख़म बना हुआ है, तो वहाँ पे उस वूंड को सील किया जा सके, तो उसमें जो है मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जैसा कि एक्सॉन जो है, अगर हम उसकी बात करें कि ग्रोइंग एक्सॉन है तो उसके माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस जो हैं वो सेल को गाइड करते हैं सिनेप्टिक टारगेट की तरफ। अब हम इन सब एग्जांपल्स में ये देखते हैं कि मोटिलिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और इसमें बहुत अहम है माइक्रोफिलामेंट्स का किरदार कि माइक्रोफिलामेंट्स इस मोटिलिटी में इन्वॉल्व हैं। अब सम टाइम आपके जो सेल्स हैं इनके अंदर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इंट्रासेलुलर होते हैं, जो सेल के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ही वेजिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट किस्म के। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स हैं, फेगोलाइसोसोम्स हैं, डिफरेंट किस्म के वेजिकल्स हैं जो सेल के अंदर बनते हैं। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो उसकी साइड से जो गोल्जी वेजिकल्स हैं डिटैच होते हैं, वो मूव करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि जब कोई भी माइक्रोब है या कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल है जो कि सेल की सरफेस के साथ आके अटैच होता है, तो जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो उसको फेगोसाइटोज कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और फिर यकीनन उसको इनगल्फ करने के बाद वो वेजिकल वहीं नियर द सेल मेम्ब्रेन तो नहीं मौजूद रहेगी, बल्कि उसको आके फेगोसाइटोज किए हुए किसी भी डेब्री को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। लाइसोसोम के साथ उसका अटैचमेंट होगा, डिग्रेडेशन होगी, एंड सो ऑन, एंड अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा का पार्ट है जितना भी जो कि नीडेड नहीं है, जो डेब्री है, उसे सेल से बाहर फेंक दिया जाता है, और फिर अल्टीमेटली बॉडी उससे भी अपनी जान छुड़वा लेती है। इसी तरह से साइटोकाइनेसिस है तो उसमें भी आप देखते हैं कि मूवमेंट जो है या मोटिलिटी आपको नज़र आती है। अब जो प्लांट सेल्स हैं वो ज़्यादातर माइक्रोफिलामेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत। जैसा कि ऐसी ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स की या साइटोप्लाज्मिक वेजिकल्स की जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होती है, तो इस ट्रांसपोर्ट में जो प्लांट सेल्स हैं वो ज़्यादातर माइक्रोफिलामेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे इस हद तक डिपेंडेंट नहीं होते।
अब जो माइक्रोफिलामेंट बेस्ड मोटिलिटी है, उसमें हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो प्लांट सेल्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नज़र आती है, जबकि अगर हम माइक्रोफिलामेंट की मोटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं, और तकरीबन 8 नैनोमीटर डायामीटर है माइक्रोफिलामेंट्स का। अब जब एटीपी प्रेजेंट होती है तो एक्टिन के मोनोमर्स आपस में पोलिमराइज होते हैं। एटीपी की प्रेजेंस में जो मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन है, उसके नतीजे में हमें एक फ्लेक्सिबल और हेलिकल किस्म का फिलामेंट एक्टिन का नज़र आता है, जो कि माइक्रोफिलामेंट कहलाता है। इस सब यूनिट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर अल्टीमेटली हासिल होता है वो 2 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 2 हेलिकल ग्रूव्स बनती हैं अलोंग द लेंथ। एक्टिन फिलामेंट की जो हम टर्म यूज़ करें, या एफ एक्टिन है या जिसे हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, ये बेसिकली सब सिनोनिमस किस्म की टर्म्स हैं और ये माइक्रोफिलामेंट के लिए ही यूज़ होती हैं, क्योंकि जो एक्टिन का सब यूनिट है वो पोलर होता है और सारे के सारे सब यूनिट माइक्रोफिलामेंट में जो हैं वो एक ही तरह से पॉइंटेड होते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो जो माइक्रोफिलामेंट है बेसिकली ये पोलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोलैरिटी होती है। जो एंड्स हैं माइक्रोफिलामेंट के, एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट के जो 2 एंड्स हैं, वो उनका स्ट्रक्चर तो एक दूसरे से वेरी करेगा और उनकी जो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कदरे मुख्तलिफ होंगी दोनों एंड्स की किसी भी एक्टिन फिलामेंट के अंदर। सेल की टाइप और सेल के अंदर होने वाली डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी और सेल की डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़, ये एक्चुअली वो फैक्टर्स हैं कि सेल का काम क्या है, वो कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और सेल की टाइप क्या है। इन चीज़ों पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट डिपेंडेंट होती है कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो किस तरह से किस ऑर्डर में मौजूद होगा, क्या वो इल डिफाइंड किस्म का नेटवर्क बनाएगा या वो बहुत ज़्यादा टाइटली एंकर्ड बंडल्स बनाएगा। ये सब कुछ डिपेंडेंट है सेल की एक्टिविटी पे और सेल की टाइप पे। एक्टिन जो है ये तकरीबन 50 साल पहले एक मेजर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल सेल के तौर पे आइडेंटिफाई की गई है और इसको तकरीबन सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जा सकता है कि ये मेजर प्रोटीन है जो कि बेसिकली कंट्रैक्टाइल एक्टिविटीज़ के साथ अटैच है। हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो कि एक्टिन को कोड करते हैं और एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं और अल्टीमेटली ये डिफरेंट किस्म की जो मोटिलिटी से रिलेटेड फंक्शन है सेल का और डिफरेंट किस्म के प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर वो इस प्रोटीन की मौजूदगी में होता है। एक्टिन्स जो हैं ये बहुत ही कंजर्व्ड हैं। अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं यूकैरियोट्स की तो ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ बल्कि ये कंजर्व्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपेयर करते हैं ईस्ट का सेल जो कि एक फंगस है और उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि एक रैबिट का स्केलेटल मसल ले लेते हैं, तो इन दोनों से अगर हम एक्टिन के मॉलिक्यूल्स को जो है सेपरेट करते हैं और हम देखें उसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दोनों प्रोटीन्स के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ईस्ट के एक्टिन को रैबिट स्केलेटल मसल के साथ हम उसके एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी सीक्वेंस आइडेंटिटी देखते हैं तो ये तकरीबन 88% है, जो कि बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है। एक्चुअली एक्टिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के सोर्सेज से अगर लिए जाएं तो भी वो आपस में कोपोलिमराइज़ कर सकते हैं और इनकी कोपोलिमराइजेशन की वजह से हाइब्रिड फिलामेंट्स बन सकते हैं
क्योंकि इनमें इनकी को पोलिमराइज़ करने की वजह भी यही है कि इनके अंदर आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा है। एवोल्यूशन के दौरान यूकैरियोटिक एवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिन के अंदर जो कंजर्वेशन देखने में आती है, इसकी एवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा नहीं है। इसकी एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशीज़ के एक्टिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सॉलिड होते हैं, ये ब्रांच्ड नहीं होते और इनका डाया तकरीबन 10 से 12 नैनोमीटर के करीब होता है। अब तक जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आइडेंटिफाइड हैं, जितने अब तक आइडेंटिफाई हुए, वो एनिमल सेल्स के अंदर देखे जाते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और फ्लेक्सिबल रोप लाइक फाइबर बनाते हैं, और इनका जो काम है ज़्यादातर सेल्स के अंदर वो यही है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को, क्योंकि जब भी सेल पे किसी किस्म का कोई फिज़िकल स्ट्रेस पड़ता है, वो स्ट्रेस कोई भी सेल है उसको फेस करना पड़ सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो मसल का सेल हो, वो एपिथेलियल सेल हो, या वो बॉडी की डिफरेंट जो कैविटीज़ हैं उनको लाइन करने वाला सेल हो, या एक पॉसिबिलिटी है कि वो न्यूरॉन हो। तो उस पे जो स्ट्रेस आता है, जो मैकेनिकली उसको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है किसी फ़िज़िकल स्ट्रेस के टाइम पे, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रो टिब्यूल से कदरे मुख्तलिफ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और वो क्यों मुख्तलिफ हैं कि जैसे हमने मेनली देखा कि जो हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं, और इसी तरह से हमने देखा कि माइक्रोफिलामेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिन प्रोटीन है जो कि उसको बना रही होती है, और वो एक काबिल ज़िक्र चीज़ है कि उसके जो सब यूनिट्स हैं वो एक्टिन के होते हैं, ग्लोबुलर सब यूनिट्स। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स है जो कि मिलके इसको बना रहा होता है, और इसमें तकरीबन 70 डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं जो कि ये प्रोटीन्स एनकोड करते हैं, जो कि काफ़ी हेट्रोजेनस टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं, इनके हम 5 मेजर क्लासेस बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये क्लासिफिकेशन इनकी किस बेस पे की जाती है कि एक तो देखा जाएगा कि सेल की टाइप कौन सी है जिसके अंदर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद है, और दूसरा ये कि सेल की टाइप पे डिपेंडेंट होता है कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ करेगा, उसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं, वो जेनेटिकली क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, या इम्यूनोलॉजिकली उसका क्या तरीका है काम करने का। तो उस पे डिपेंडेंट होता है कि क्लासिफिकेशन की जाती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, और ये 5 मेजर क्लासेस हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अक्सर एनिमल सेल्स के अंदर, जैसे हमने बात की कि ये रिस्ट्रिक्टेड टू एनिमल सेल्स है इनकी प्रेजेंस, और ये अकेले मौजूद नहीं होते, इनका कनेक्शन होता है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं बाकी के साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स के साथ। और ये इंटरकनेक्शन कैसे पॉसिबल होता है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ या बाकी के फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। थिन किस्म की जो प्रोटीन्स हैं वो मौजूद होती हैं जो कि क्रॉस ब्रिज करती हैं और आपस में डिफरेंट साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स को जोड़े रखती हैं। बहुत से सेल्स में क्रॉस ब्रिजिंग जो हो रही होती है वो डायमेरिक प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती है, जैसे कि प्लेक्टिन है, और इस प्लेक्टिन का एक नहीं बहुत से आइसोफॉर्म्स हैं जिसमें ये पाई जा सकती है, और ये क्रॉस ब्रिजिंग कर सकती है डिफरेंट फिलामेंट्स को आपस में जोड़े रखने के लिए। अगर हम प्लेक्टिन के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसके अंदर एक्चुअली बाइंडिंग साइट होती है। एक एंड पे इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए बाइंडिंग साइट होती है। अब डिपेंडेंट किस चीज़ पे होगा, कौन सा आइसोफॉर्म है जो कि प्लेक्टिन का इस अटैचमेंट को पॉसिबल कर रहा है।
अब आइसोफॉर्म पे डिपेंडेंट है कि वहाँ कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट आके बाइंड करेगा। एक एंड पे तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बाइंडिंग साइट होगी और दूसरे एंड पे जो माइक्रोफिलामेंट है वो हो सकता है कि कोई माइक्रोट्यूब्यूल हो जिसके साथ आके अटैचमेंट हो सकती है। अब वो माइक्रो ट्यूब्यूल भी हो सकती है दूसरे एंड पे बाइंडिंग साइट जो जिसके लिए मौजूद है। इसके अलावा कोई माइक्रो फिलामेंट भी हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई इंटरमीडिएट फिलामेंट वहाँ पे अटैच हो सकता हो। तो ये दो एंड्स हैं, जो दो बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि प्लेक्टिन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं। एक साइड पे इंटरमीडिएट फिलामेंट और दूसरे एंड पे कोई भी दूसरा साइटोस्केलेटल माइक्रोफिलामेंट आके अटैच होगा। बट all this would be dependent on the type of isoform which is involved in this bridging. इंटरमीडिएट पॉलीपेप्टाइड्स डिफरेंट किस्म के सीक्वेंसेस से मिलके बने हुए हैं। डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो इसके अंदर मिलके इसको एक्चुअली बना रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, इन फिलामेंट्स के और इन अमाइनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसी ही होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के को बना रहे होते हैं उनमें एक रॉड शेप्ड अल्फ़ा हेलिकल डोमेन मौजूद होता है और तमाम अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो हैं इनकी होमोलॉजी में ये तकरीबन एक जैसी लेंथ का ही होता है, रॉड शेप्ड अल्फ़ा हेलिकल डोमेन, जो कि सभी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर उनके पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर मौजूद होता है। ये जो डोमेन है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के डिफरेंट सब यूनिट्स को एक डिस्टिंक्शन देता है। जैसा कि हमने पहले बाकी के साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रो फिलामेंट्स थे उसमें हमने देखा कि रिस्पेक्टिवली ट्यूबुलिन और एक्टिन के सब यूनिट्स थे जो कि उसको बना रहे थे और वो बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो वो बहुत डिफरेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट से, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो सब यूनिट है वो फाइब्रस डोमेन रखता है, जबकि माइक्रो ट्यूब्यूल के अंदर और माइक्रो फिलामेंट के अंदर ट्यूबुलिन और एक्टिन के जो सब यूनिट्स हैं बेसिकली वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब जो सेंट्रल फाइब्रस डोमेन है इसके दोनों साइडों पे ग्लोबुलर डोमेन मौजूद होता है और ये जो ग्लोबुलर डोमेन है इसका साइज़ और सीक्वेंस फ़र्क हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मेजर फंक्शंस जो कि साइटोस्केलेटन सेल में परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये एक डायनामिक किस्म का स्कैफोल्ड है। ये बिल्कुल स्टैग्नेंट इमोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायनामिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से सपोर्ट मिलती है सेल को और सेल जो है वो एक अपनी प्रॉपर शेप रखता है। उस सेल की शेप और उसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो साइटोस्केलेटन पे डिपेंडेंट होती है। अब अगर सेल पे कोई ऐसी फोर्स अप्लाई होती है या कुछ ऐसा उसको फेस करना पड़ता है, कोई प्रेशर फेस करना पड़ता है कि जिसकी वजह से सेल की शेप में डिफॉर्मिटी आ सकती है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी इसी साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से होती है। ये साइटोस्केलेटन जो है ये उसको इसकी प्रेजेंस जो है सेल की प्रॉपर शेप मेंटेन रखेगी और उसको डिफॉर्म नहीं होने देगी। इसके अलावा साइटोस्केलेटन एक इंटरनल फ्रेमवर्क दे रहा होता है। इस फ्रेमवर्क की वजह से सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेल के अंदर अपनी अपनी पोजीशन पे मौजूद होते हैं। उनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिस पर कि सेल जो है वो मौजूद होते हैं। ये फंक्शन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंटली एविडेंट होता है। जैसे पोलराइज्ड एपिथेलियल सेल्स हों तो उसके अंदर आप देखते हैं कि अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स की बड़े डिफाइंड वेल डिफाइंड ऑर्डर के अंदर होती है। उसका एक पोलराइज्ड एपिथेलियल सेल का एक एपिकल और एक बेसल एंड बड़ा वाज़े होता है और वहाँ पे जो अरेंजमेंट है डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स की वो बिल्कुल ऑर्डरली होती है और वो साइटोस्केलेटन की वजह से है।
ऐसा अपरेटस सेल के अंदर जो कि फोर्स जनरेटिंग अपरेटस हो, जो कि सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके, वो फोर्स जनरेटिंग अपरेटस एक्चुअली साइटोस्केलेटन ही प्रोवाइड कर सकता होता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो क्रॉल करते हैं किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर, या वो अपने आप को किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए, जैसे कि वाटर का एनवायरनमेंट है, एक्वस एनवायरनमेंट है, तो वो उसके अंदर अपने आप को प्रोपेल करते हैं और उसके लिए उन्हें साइटोस्केलेटन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोकोमोशन से रिलेटेड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, या फ्लैजेलम मौजूद होता है, या बहुत से फ्लैजेला मौजूद होते हैं, तो वो सेल को प्रोट्रूड करते हैं किसी भी एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज़म मौजूद होता है। तो उसकी जो प्रोपेलिंग है उसमें से, उस एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही होती है। जो टिप है ग्रोइंग एक्सॉन की, वो भी काफ़ी मोटाइल होती है और वो किसी भी क्रॉलिंग करते हुए सेल से रिजेंबल करती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो इंडिपेंडेंट किस्म की लोकोमोशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो एक जगह से, जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं तो वो वहाँ से मूव करके स्विम करके तो वो एग तक पहुँचते हैं। इसी तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे सेल में होती है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सेल आपके जो फिंगर का सेल है वो अफेक्ट हुआ है, उसके साथ कोई माइक्रोब है जो कि आके उस पर वोंड बना और माइक्रोब उसके अंदर एंटर हो गया, तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उस पॉइंट की तरफ रश करेंगे जहाँ पे वोंड बना होगा, ताकि वहाँ पे जितना भी माइक्रोबाटा है जो कि इस तरह से फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे या कोई पैथोजन वहाँ पे आके डिपॉजिट होता है और बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है और उसको कैप्चर करना होता है, उसको फेगोसाइटोज करना होता है, एंड बॉडी एक्चुअली वांट्स टू गेट rid of all that microbiota which can be very dangerous, और उसके लिए वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं, या डिफरेंट किस्म के फिब्रोब्लास्ट हैं वो उनमें आपको लोकोमोशन देखने में आती है। तो दिस ऑल इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द साइटोस्केलेटन। इसके अलावा जो मटेरियल्स और ऑर्गेनल सेल के अंदर मूव करते हैं उन्हें एक ट्रैक, एक नेटवर्क जो है वो साइटोस्केलेटन ही दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि mRNA के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के पार्ट्स में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मेम्ब्रेनस कैरियर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वो डिफरेंट किस्म की वेजिकल्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे सेल में मूव करती हैं। और इसके अलावा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो वो नर्व सेल में डाउन द लेंथ मूव करते हैं। ये सारे ऐसे वेजिकल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनको सेल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। या इसके अलावा हमने बात की कि जैसे mRNAs हैं, मैसेंजर RNAs हैं, तो उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है। तो इन सब वेजिकल्स की और इन डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स की और ऑर्गेनल्स की जो मूवमेंट है सेल के अंदर, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से एक उसको ट्रैक मिल रहा होता है। और उस मैमेलियन सेल के अंदर ये डिफरेंट किस्म के वेजिकल्स और पर्क्सोसोम्स और लाइसोसोम्स और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की गोल्जी बॉडीज़, ये सारे के सारे मूव करते रहते हैं। सेल की डिवीजन है जो, वो भी साइटोस्केलेटन के बिना पॉसिबल नहीं होती। उसमें साइटोस्केलेटन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स को माइटोसिस के दौरान या मियोसिस के दरमियान एक दूसरे से स्प्लिट होना होता है, और स्प्लिट होके आपको पता है कि एक जो मूवमेंट है क्रोमोसोम्स की वो होती है सेल के अंदर दोनों एंड्स की तरफ, और उसके बाद ही जो है डॉटर सेल्स बनने होते हैं। जबकि सेल की जो डिवीजन हो रही होती है फिर साइटोकाइनेसिस का उसमें प्रोसेस होता है। तो जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली वो अपरेटस देते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि स्पिंडल के फाइबर्स हैं,
इस एपरेटस की वजह से ही सेल के अंदर ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और स्प्लिट होके दोनों एंड्स पे चले जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो है सेल साइटोकाइनेसिस के बाद डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं।